हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जॉर्डन सर और लेकर आ गया हूं आपके लिए सुपर 25 की सीरीज। और इस सीरीज में जैसा कि आप जानते हैं कि 8 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी लेक्चर देख सकते हैं। इस वाली वीडियो में जो लेक्चर नंबर रहेगा वो रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 9। और इस पूरी वीडियो में हम और आप बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो या तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और या फिर आगे जाकर पूछे जाने की संभावना है। वीडियो शुरू करूंगा मैं एक बहुत ही अच्छी सी लाइन के साथ। अगर अच्छी लाइन लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। दोस्तों, लाइन ये है कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, यदि पथ में बिखरे शूल ना हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, यदि पथ में बिखरे शूल ना हो। और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। मतलब यह है कि मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क हार्ड करना पड़ेगा और सफलता 100% मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। दोस्तों, सबसे पहले लिखा हुआ है स्नायु, जिसको आप बोलते हो लिगामेंट। ठीक है, अब बड़े आराम से समझना। यहां पे मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ लिए हैं क्योंकि ये एक जैसे क्वेश्चन हैं। यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है स्नायु, जिसको आप बोलते हो लिगामेंट, और उसके बाद लिखा है दोस्तों कंडरा, जिसको आप बोलते हो टेंडन। याद रखना दोस्तों, यहां पे मैं आपके लिए लिखना चाहूंगा कि अगर ऐसी कोई भी संरचना है जो कि हड्डी से हड्डी को जोड़ रही है तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? स्नायु बोलोगे। और अगर ऐसी कोई भी संरचना है जो कि हड्डी को किसी पेशी से जोड़ रही है, मसल से जोड़ रही है, मतलब मसल और बोन जोड़ रही है आपस में, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। मतलब क्या बोला मैंने कि अगर हड्डी और हड्डी जुड़ी तो बोलते हैं स्नायु, और अगर हड्डी और पेशी जुड़ती है तो उसको बोलते हैं कंडरा या फिर टेंडन। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है अस्थि मज्जा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। अब अस्थि मज्जा क्या होता है? तो याद रखना, अपने शरीर में जितनी हड्डियां होती हैं उसमें बात करना चाहूंगा बड़ी हड्डियों की, क्योंकि छोटी हड्डियों में कभी कभी ये नहीं भी होती है, लेकिन जितनी बड़ी हड्डियां हैं वो सब अंदर से खोखली होती हैं। याद रखना, हॉलो कैविटी होती है अंदर, बिल्कुल खोखली होंगी। तो उन खोखले जो हिस्सा होता है उसके अंदर एक तरीके का फ्लूइड भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं। याद रखें दोस्तों, उसी को हम लोग बोलते हैं बोन मैरो, और हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, तो उस फ्लूइड को क्या बोलेंगे? बोन मैरो। अगला एक क्वेश्चन लिखा दोस्तों हेपेरिन। ठीक है, अब इसको समझो। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने वीडियो लेक्चर में हम आपको हमेशा जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेटेड कई सारे फैक्ट बताते हैं, इसीलिए आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं और वीडियो को आप लोग लाइक भी करते हैं। और हमें हमारे साथ बने, जब आप लोग इतना लाइक करते हैं, हमें कमेंट करते हैं, तो उससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम भी मेहनत के लिए आगे उत्सुक होते हैं। और भगवान ने चाहा तो हम आपको सफल कराने में एक छोटी सी भूमिका तो जरूर निभा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे लिखा हुआ है हेपेरिन। अब हेपेरिन क्या होता है? तो याद रखना, ये दोस्तों एक प्रोटीन होता है। हेपेरिन की प्रकृति क्या है? तो ये एक प्रोटीन है। और ये प्रोटीन कहां पे है? ये हमारे ब्लड में है। याद रखें, क्वेश्चन बनता है कि हमारे रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता? तो याद रखना दोस्तों, क्योंकि हमारे रक्त में क्या होता है? हेपेरिन होता है, इसलिए हमारे रक्त का थक्का नहीं जमता है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये हेपेरिन कहां पर बनता है। एक क्वेश्चन में अगर बन जाए कि हेपेरिन कहां बनता है, तो आप लोग भूलना नहीं, ये हमारे लिवर में बनता है। कहां पे बनता है? हमारे लिवर में, हमारे यकृत में बनता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है दोस्तों अगले 2 क्वेश्चन मैं आपको एक साथ बताना चाहता हूं। पहला लिखा है टी लिम्फोसाइट्स और दूसरा लिखा है बी लिम्फोसाइट्स। देखिए, एक लिखा है टी लिम्फोसाइट्स, दूसरा है बी लिम्फोसाइट्स। पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिम्फोसाइट्स दोनों में कॉमन है, और लिम्फोसाइट्स का मतलब होता है लसीकाणु। लसीकाणु मतलब जो लसीका होता है, जो लिम्फ होता है, वो हमारे ब्लड का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, कभी अगर मैं आपको ब्लड पढ़ाऊंगा या वीडियो लेक्चर अब हमारा जब देखेंगे इसके बारे में, तो मैं आपको लसीका भी समझाऊंगा और ब्लड में अंतर बताऊंगा कि आखिर लसीका और रक्त में अंतर क्या है। लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लो कि रक्त और लसीका दोनों मतलब एक साथ रहते हैं। ठीक है, जो लसीका है वो रक्त का ही एक भाग होता है। ठीक, तो लसीका को क्या बोलते हैं? लिम्फ। और लिम्फ बनाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? तो उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। समझ में आ रहा ना? इसका मतलब क्या है कि यहां पे लिखा है टी और यहां पे लिखा है बी। आखिर इसमें क्या अंतर है? तो आपको बता दें दोस्तों
कि जो भी लिम्फोसाइट होगा, चाहे टी हो या फिर चाहे बी हो, वो दोनों बनेंगे हमारे अस्थि मज्जा में। मैंने अभी बताया अपनी हड्डियों में जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ है उसमें, तो दोनों ही बनते हैं, भले ही टी हो या बी हो। कहां बनते हैं? बोन मैरो में। लेकिन अब सबसे जरूरी बात है, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनका मैच्यूरेशन कहां पे होगा? थाइमस ग्लैंड में होगा, थाइमस ग्रंथि में होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? टी लिम्फोसाइट्स। और जो बी लिम्फोसाइट होती हैं, इनका मैच्यूरेशन कहां पे होता है? बोन मैरो में ही होता है। मतलब बने भी बोन मैरो में और मैच्यूरेशन भी बोन मैरो में हुआ, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बी लिम्फोसाइट्स। मतलब ये फिर मैं क्लियर लास्ट में कर देता हूं, मुझे पता है आपको समझ में आ गया है। दोनों लिम्फोसाइट्स कहां पे बन रहे हैं? बोन मैरो में। बस इसको टी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका मैच्यूरेशन कहां पे हो रहा है? थाइमस ग्लैंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है दोस्तों मधुमक्खी में गुणसूत्र। यहां थोड़ा सा मैं आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता हूं और उम्मीद है आपके काम भी आएगा। पेपर में क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं इससे। यहां पे लिखा दोस्तों मधुमक्खी में गुणसूत्र। अब जरा ध्यान से सुनना कि हम लोगों में, इंसानों में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं, सबको पता है। 46 होते हैं। और जो नर होता है उसमें भी 46 होते हैं, और जो मादा होती है उसमें भी 46 होते हैं। मतलब 46 नर और मादा, मेल फीमेल दोनों में होते हैं। लेकिन दोस्तों मधुमक्खी में ऐसा नहीं होता है। आपको बता दें कि अगर कोई नर है, और यहां पे लिख दिया मैंने कोई भी मादा, ठीक है दोस्तों, याद रखना जो नर होता है तो नर को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? नर को कहते हैं ड्रोन। क्या कहते हैं दोस्तों? ड्रोन कहते हैं। याद रखना, नर को कहते हैं ड्रोन। और अब जो मादा होती हैं, तो मादा में दो कैटेगरी डिवाइड हो जाती है। ये तो आप भी जानते हो कि मधुमक्खियों में बहुत सारे काम डिवाइड होते हैं। तो याद रखना, मधुमक्खियों में एक तो होती है रानी, जिसको आप क्वीन बोलते हो, और एक होते हैं दोस्तों वर्कर। क्या बोलते हैं? वर्कर, जिनको हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं? श्रमिक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? श्रमिक। तो ये तो हो गई क्वीन और ये हो गई वर्कर, जिसको आप बोलते हो श्रमिक। तो याद रखना कि ड्रोन हमेशा कौन होगा? नर होगा। नर मधुमक्खी होगी, ठीक है, मधुमक्खा तो नहीं कह सकते। तो नर मधुमक्खी होगी, क्या होगा? ड्रोन होगा। और जो रानी और जो श्रमिक होते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो हम लोगों को नजर आते हैं जो उड़ते हुए, मतलब सड़क पे जो मधुमक्खी होती हैं, वो मोस्टली श्रमिक होती हैं। ठीक है, तो अब ऐसे समझो, तो जो नर होगा उसमें जो गुणसूत्र होंगे, जो क्रोमोसोम होंगे, वो होते हैं हमेशा 16 होते हैं। याद रखें। अब जो मादा होती है तो उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं भैया? 32 होते हैं। याद रखना, मतलब बिल्कुल नर के दोगुने। ठीक है, 16 नर के पास में और मादा के पास में 32। मादा कौन कौन? रानी और श्रमिक। नर कौन? केवल ड्रोन। ठीक दोस्तों, अब समझो बात को बड़े ध्यान से, जो मैं बोलूं उसे, क्योंकि आपके काम आएगी। ये 100% बात है और कुछ भी पढ़ा हुआ कभी खराब नहीं जाता है। तो सुनिए बात को ध्यान से कि अगर निषेचन हुआ है, पहले तो निषेचन क्या होता है सबको पता है, अगर नहीं पता तो जल्दी से एक लाइन को सुनो कि नर और मादा युग्मकों का मिलना, मतलब मेल और फीमेल गैमीट का मिलना क्या होता है? निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब समझो बात को। तो याद रखना, इसमें एक लाइन बनती है कि अगर निषेचन हुआ है तो कौन बनेगा? कौन मतलब नर बनेगी या मादा बनेगी? बनेगा। और याद रखना कि अगर निषेचन नहीं हुआ है तो कौन बनेगा? उसको मैं समझाना चाहूंगा। याद रखें दोस्तों कि जैसे मान लीजिए ये नर है, इसके पास में कितने गुणसूत्र हैं? 16 गुणसूत्र हैं, 16 क्रोमोसोम है। तो इसने क्या किया? इसने बिल्कुल अपने ही जैसा जो गैमीट था वो बना दिया। अब वो गैमीट कितने क्रोमोसोम वाला होगा? तो याद रखना दोस्तों, वो गैमीट भी होगा 16 क्रोमोसोम वाला। अब आ जाओ मादा पे। तो मादा में मान लीजिए क्या हुआ है कि इसमें जो गैमीट बनते हैं वो बनते हैं 16 के। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें 16 का गैमीट एक ये बन गया और एक 16 का मादा गैमीट ये बन गया। 2 गैमीट भाई इसने बनाई और इसने बनाया एक गैमीट। तो याद रखें, बिल्कुल याद रखें कि जैसे मान लीजिए इस नर का गैमीट और मादा का गैमीट आपस में मिल गए, मतलब दोनों युग्मक नर और मादा के आपस में मिल गए, तो 16 क्या हो गया? आपको समझ में आ गया होगा, 32 हो गया। और आपको यह भी समझ में आया होगा कि निषेचन हो गया है। निषेचन मतलब नर और मादा आपस में मिल गए हैं। तो याद रखना कि अगर निषेचन हुआ है, याद रखें, अगर निषेचन हुआ है तो हमेशा और हमेशा कौन बनती है? मादा बनती है। कौन बनती है? मादा बनती है। लेकिन अगर निषेचन हुए बिना डायरेक्ट ये वाला 16 वाला जो गैमीट था ये डायरेक्ट एग में चेंज हो जाएगा, तब इसको तुम क्या बोलते हो? तब इसको क्या बोलते हो दोस्तों? नर बोलते हो। और यहां पर निषेचन आप भी जानते हो नहीं हुआ है। तो याद रखना कि अगर
किसी भी मधुमक्खी में निषेचन हुआ है तो हमेशा बनती है मादा, और अगर निषेचन नहीं हुआ है दोस्तों तो कौन बनता है? हमेशा नर। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बनता है। और यहां तो मैंने आपको बता ही दिया कि नर में गुणसूत्र कितने होते हैं? 16, और मादा में गुणसूत्र कितने होते हैं? 32। जोश कम नहीं होना चाहिए, लगातार अपने दिमाग को एकदम स्थिर रखा करो, जिससे हर बात आपको इस वीडियो की क्लियर हो जाए, एक भी बात छूटे नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अब एक ग्रंथि का नाम लिखा है यहां पे, एक क्या दो ग्रंथियां लिखी हैं। पहली ग्रंथि है दोस्तों हार्डेरियन ग्रंथि। क्या नाम है? हार्डेरियन ग्रंथि। और दूसरी ग्रंथि लिखी दोस्तों लेक्राइमल ग्रंथि। अब थोड़ा सा इसको समझो। सबसे पहले मैं आपको बताऊं हार्डेरियन ग्रंथि के बारे में। तो दोस्तों चाहे हार्डेरियन ग्रंथि हो या फिर लेक्राइमल ग्रंथि हो, ये दोनों ही ग्रंथियां दोस्तों कहां पे पाई जाती हैं? हमारी आंखों में होती हैं। पहली बात तो ये, ठीक है, आंखों में होंगी। तो जो हमारी आंखों में जो चिकनाहट है, मतलब इस तरीके से अपनी आंखों को पलकों को झपका रहे हैं, बिल्कुल चिकनापन, जो एक नमी सी बनी हुई है, तो उसका कारण क्या होती है? तो याद रखना उसका कारण होती है ये हार्डेरियन ग्रंथि। ठीक है, ये एक तरीके का कुछ चिपचिपा पदार्थ हल्का सा छोड़ती है, जिससे हमारी आंखों में जो एक तरीके से ग्रीस होता है ना, इस तरीके से काम करता रहे, बिल्कुल कोई करक नहीं रही, आंख बिल्कुल नॉर्मली काम कर रही है। तो उसका जो रीजन है वो कौन है दोस्तों? हार्डेरियन ग्रंथि। और दूसरी ग्रंथि का नाम लिखा है लेक्राइमल ग्रंथि। तो याद रखना दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं अश्रु ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अश्रु ग्रंथि, मतलब टीयर्स ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। तो याद रखना जो हमारे आंसू निकलते हैं, जो आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो उस आंसू का जो रीजन है वो कौन सी ग्रंथि है? लेक्राइमल ग्रंथि ही होती है, जिसको हम लोग अश्रु ग्रंथि या फिर टीयर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अंतर दोनों में क्लियर हो गया। जो चिकनाहट दे रही है वो कौन है? हार्डेरियन। और जो अश्रु श्रावण कर रही है, जो टीयर्स मतलब प्रोड्यूस कर रही है, उसको क्या बोलते हो? लेक्राइमल ग्रंथि बोलते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब आपके लिए एक रोग लिखा है। ये असल में एक रोग होता है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया। आप लोग याद रखना, ये ऐसा रोग, देखो यहां पे मैंने डायरेक्ट इसको आप आंसर मान सकते हो। क्वेश्चन क्या होगा इसका तो सुनो। मतलब एक ऐसा रोग जिसमें किसी भी इंसान को, अगर जो इंसान कट जाएगा कहीं पे, उसके चोट लग जाएगी, तो ब्लड जो है वो लगातार बहता रहेगा। ठीक है, बहुत रक्त बह जाता है बड़ी मुश्किल से। मतलब शुरू में तो थक्का हल्का फुल्का जमता, लेकिन लास्ट में जब ये बीमारी अपना चरम सीमा पे होती है तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। कहने का मतलब ये कि अगर कहीं पे चोट लग गई है तो याद रखना कि रक्त लगातार बहता ही रहता है। ठीक है, तो अगर चोट लग जाने पर रक्त लगातार बह रहा है तो ये कौन सी बीमारी होती दोस्तों? तो इसी को हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया। याद रखना। और इसके बाद में ही एक बीमारी लिखी है वर्णांधता। पहले तो आपको बताना चाहते हैं, ये दोनों ही दोस्तों आनुवांशिक रोग होते हैं। मतलब ये कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले रोग हैं। मतलब ये हुआ कि जब मैं आपको आनुवांशिकता पढ़ाऊंगा, आप वीडियो देखेंगे, तो वहां पे मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। लेकिन अभी आप लोग ऐसे याद रखो कि अगर ये वाले रोग माता या पिता में हैं, तो संतानों में इस रोग के जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। और कितनी होती हैं ये मैं आपको जरूर समझाऊंगा। बस वीडियो में हमारे में बने रहिएगा आगे तक। जितने भी लेक्चर लेता हूं, कोशिश करता हूं दोस्तों आपको जितना ज्यादा सिखा पाऊं उतना ज्यादा सिखाऊं। चलो साथ में बने रहो। अब लिखा दोस्तों वर्णांधता। वर्ण का मतलब होता है रंग। तो याद रखना रंगों की अंधता। लेकिन कौन से रंगों की अंधता? तो याद रखना लाल और हरे की अंधता। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसको लाल और हरे रंग को पहचानने में कंफ्यूजन होता है, वो नहीं पहचान पाता है, तो उसको दोस्तों हम लोग, उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णांधता बोलते हैं। इसको हम लोग दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो आप समझ गए कि एक क्वेश्चन बना था कि किस बीमारी में लोगों को क्या नाम है, किसी भी रेलवे में नौकरी नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये वही बीमारी है जिसमें लोगों को रेलवे में नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप भी जानते हो अगर नौकरी मिल गई तो फिर भड़ाका निश्चित है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अगला लिखा दोस्तों बायोपायरेसी। ये दोस्तों अपने आप में एक टर्म है। अब समझो बात को, यहां पे लिखा है बायोपायरेसी। एक काम करो, इसको आप लोग दो हिस्सों में तोड़ दो। पहला तो हिस्सा आप कौन सा वाला तोड़ दोगे दोस्तों? पहला हिस्सा टूटा बायो और दूसरा वाला हिस्सा टूट गया पायरेसी का। देखो
बायो का मतलब तो बायो है, जीवों से रिलेटेड है, जैविक संसाधन होते हैं असल में, जितने भी ह्यूमन या फिर जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। और पायरेसी का मतलब क्या, ये तो मैं पता है, चोरी होता, पायरेसी नहीं, पायरेसी होती है जो कैसेट की पायरेसी या किसी भी चीज की पायरेसी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि चीजें चोरी कर ली जाती हैं। तो याद रखना दोस्तों, बायो पायरेसी एक ऐसा टर्म होता है जिसमें कि जो कोई भी, मान लो एक देश है या फिर कोई एक जगह है, कोई प्रदेश है, राष्ट्र है, ठीक है, तो आपने क्या किया कि उसके देश में जो चीज बन रही थी, जो भी चीज उसने फसल उगाई या कुछ भी अपना उसने जो भी एक खोज की, ठीक है, उसको आपने बिल्कुल उसी की तरह चोरी कर लिया, उसकी ही टेक्निक अपना के आपने उसको बिल्कुल अपने अपने देश में उस चीज को उगाने लगे। तो याद रखना दोस्तों, इसी को क्या बोलते हैं, बायो पायरेसी बोलते हैं। मतलब मेहनत एक देश ने की और उसी की मेहनत को चुरा के ले गए और अपने देश में उसी चीज को उन्हें उगा लिया। मान लो एक फसल है, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक फसल है और उस फसल को उगाया है एक देश ने। क्यों उगाया है, जिससे वो कोई चीज प्राप्त करना चाहता है, प्रोटीन लेना चाहता है, और उस फसल को चुरा के ले गए डायरेक्ट अपने देश में दूसरे लोग, और वहां पे उस पर अपने रिसर्च करके वहां पे भी वैसी फसलें उगाने लगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, बायो पायरेसी। ठीक है दोस्तों, तो बस समझ गए आप बात, मुझे पता है। आगे बढ़े, अब लिखा है दोस्तों डीएनए से आरएनए बनना। तो एक बात याद रखना कि एक प्रोसेस बायो में ऐसी भी होती है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए क्या बनता है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, एमआरएनए बनता है। आप जानते हो आरएनए हमेशा 3 टाइप का होता है, जिसमें से एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, एक होता है आरआरएनए। मैंने समझाया है आपको। तो याद रखना कि जो एमआरएनए होता है वो बनता है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें कि डीएनए से एमआरएनए बनता है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं दोस्तों, यहां लिख दे रहा हूं मैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। हिंदी में दोस्तों इसको कहा जाता है अनुलेखन। क्या कहते हैं, अनुलेखन। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना इस बात को। वीडियो आधा हो चुका है, हार नहीं माननी है, लड़ते रहना है जब तक सफलता नहीं मिल जाए। चलो यार आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों डाउन सिंड्रोम। अब समझो बात को, यहां पे लिखा है डाउन सिंड्रोम। देखो सुनो बात को, सबसे पहले तो यहां पे वर्ड समझो, सिंड्रोम का क्या मतलब है, आखिर ये सिंड्रोम है क्या। तो सुनो, सिंड्रोम का मतलब यह हुआ कि जब अगर किसी भी इंसान के शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या में छेड़छाड़ हो जाए, ये कहने का मतलब गुणसूत्रों में कोई छेड़छाड़ हो जाए, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं। अब बिल्कुल इजी कर दिया मैंने, उसी को हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं। अब यहां पे जो सिंड्रोम लिखा है दोस्तों, नाम लिखा है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब समझो डाउन तो एक असल में एक साइंटिस्ट होंगे जिनका नाम था डाउन, ठीक है, तो उनके नाम पे पड़ गया। लेकिन दोस्तों इस डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है, तो आपको बताना चाहते हैं, आपको मालूम अभी है ही कि मैंने आपसे क्या बोला था कि कुल मिला के टोटल क्रोमोसोम अपने अंदर कितने हैं, गुणसूत्र कितने हैं दोस्तों, 46 हैं। तो होता क्या है, ये 46 है, लेकिन हम आपसे कहें कितनी जोड़ी, क्योंकि आप भी जानते हो गुणसूत्र कभी अकेला नहीं होता है। मतलब मान लीजिए गुणसूत्र इस तरीके का है, तो ये कभी अकेला नहीं होगा, हमेशा कोई भी गुणसूत्र जोड़े में होता है। मतलब 2 हो गए, फिर इस तरीके से 2 हो गए, तो ऐसे करके जो जोड़ी होती हैं, जो आपस में जोड़े होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 23। कितने होते हैं दोस्तों, 23। तो याद रखना कि जो 21वीं जोड़ी होगी, मतलब जो लाइन 1 2 3 4 5 6 7 करोगे, तो उसमें से जो 21वीं जोड़ी होती है गुणसूत्रों की, उसकी हो जाती है दोस्तों, मैं यहां पे यही लिख दे रहा हूं, उसकी हो जाती है ट्राइसोमी। क्या हो जाती है दोस्तों, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी क्या होता है, तो सुनो मैं यहां समझा दे रहा हूं आपको, बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। जैसे मान लो ये गुणसूत्र है, तो अभी तो ये नॉर्मल गुणसूत्र है भाई, 2 हैं, लेकिन किसी कारण से क्या हो जाए दोस्तों कि एक तो ये बन जाए, एक ये और एक ये, मतलब 3 हो जाए। बाकी सब जितने हो वो सब जोड़े में हो, केवल ये एक कितने हो जाए, 3 हो जाए। तो आप खुद अपने कॉमन सेंस से अंदाज लगा सकते हो, क्या ऐसे इंसान के अंदर, ऐसे बच्चे के अंदर जो गुणसूत्र हैं फिर वो 46 रह जाएंगे दोस्तों, नहीं रह जाएंगे ना। फिर उनकी गिनती कितनी हो जाएगी दोस्तों, 47 हो जाती है। क्यों, क्योंकि एक जो गुणसूत्र होता है वो हो जाता है एक्स्ट्रा। ठीक है, मतलब ये कि अभी तक कितने थे, 46, लेकिन अब कितने हो गए, 47। क्यों हो गए, क्योंकि यहां पे एक जो 21वीं जोड़ी थी, अभी मैंने आपको बताया था, जो 21वीं जोड़ी होती है गुणसूत्रों की, उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। मतलब जो क्रोमेटिड होते हैं, असल में गुणसूत्र का जो हिस्सा होता है उसको क्रोमेटिड बोलते हैं, वो टूट के अलग हो जाता है और फिर एक नया गुणसूत्र बना लेता है। तो इस तरह से 3
तीन हो जाएंगे ना, तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं 47 गुणसूत्र। और इससे होगा क्या, इससे जो बच्चा होता है वो विकृतियां हो जाती हैं। विकृतियां मेरा मतलब अजीब सा बच्चा, सिर बड़ा सा हो जाएगा है, और नाक चपटी होगी, और ये जो स्कल होता है ये भी चपटा चपटा सा होता है। मतलब ऐसे बच्चे मैं कह सकता हूँ ज़्यादा लंबे मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और मस्तिष्क से कमज़ोर तो होते ही हैं, मतलब ब्रेन उनका नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होता है। ठीक है, कुल मिला के एक तरीके की बहुत ही बुरी विकृति है ये। ठीक है, तो उम्मीद है डाउन सिंड्रोम क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों, आज बहुत कुछ सिखाने के लिए है, बहुत कुछ सीखने के लिए है, और हार नहीं माननी है। चलिए बढ़िया, आगे लिखा है सिकल सेल एनीमिया। अब समझो ये क्या होता है। सबसे पहले तो बताऊंगा बिल्कुल इजी बात, उसके बाद जाऊंगा थोड़ा सा डीप में। सुनना दोनों बातों को, दोनों ही आपके काम आने वाली हैं, और ये नीट लेवल के नजरिए से क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो नॉर्मल उत्तर यह है कि सिकल सेल एनीमिया ऐसा एनीमिया होता है जिसमें हमारी बॉडी में जो आरबीसी होती हैं वो आरबीसी गोल ना होकर वो हो जाती हैं दोस्तों कुछ इस तरीके की। मतलब आरबीसी गोल नहीं रहती, ऐसी नहीं होंगी आरबीसी, वो देखने में कैसी हो जाती हैं, इस तरह हसिया होता है ना, हसिया इस तरह का, जैसा चंद्रमा टाइप का है आधा, ठीक है, इस तरीके की दिखने लगेंगी। अब जरा तुम खुद सोचो, जो आरबीसी का काम हमारी बॉडी में है वो है क्या। वो यही तो काम है कि जो आरबीसी हैं वो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को ले जा रही हैं। मतलब जो ऑक्सीजन लगातार चल रही है रक्त में, हमारे ब्लड में, उसे कौन ले जा रहा है अपने संग में, आरबीसी ले जा रही हैं। जरा खुद इमेजिन करो कि ये वाली आरबीसी ज्यादा ले जाएंगी या ये वाली, है कि नहीं भाई, ये वाली ही ज्यादा ले जाएंगी। तो जब ये वाली आरबीसी ऐसी बन गई हमारी, मतलब किसमें, बीमारी में, सिकल सेल एनीमिया में, जो आरबीसी गोल थी वो ऐसी हो गई, तो क्या ज्यादा ऑक्सीजन बह पाएगी दोस्तों, नहीं बह पाएगी बॉडी में, और इसी वजह से ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और बीमारी ज्यादा होने पर दोस्तों रोगी की डेथ तक हो जाती है। इतनी गंदी बीमारी है। अब ये होती क्यों है, तो याद रखना मैंने आपको एक नाम बताया था म्यूटेशन का। ठीक है, मैंने अपने वीडियो, मुझे नहीं पता मैंने किस वीडियो लेक्चर में बताया है, लेकिन मैंने जरूर बताया है म्यूटेशन, जिसके के जनक थे ह्यूगो डी ब्रीज। ठीक है, तो म्यूटेशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। और परिभाषा मैंने आपको जरूर बताई होगी कि अचानक से होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। तो दोस्तों एक बात याद रखना कि जो हमारे शरीर में एक अमीनो अम्ल होता है जिसका नाम होता है ग्लूटामिक अम्ल। ये डीप चला गया मैं, इसलिए बात को ध्यान से सुने। एक अमीनो अम्ल होता है दोस्तों, जगह खत्म हो चुकी है, तो अगर मैं इसको साफ कर दूं उसके बाद फिर आपको समझाऊं तो आपको ज्यादा अच्छा समझा पाऊंगा। उम्मीद है ये बीच वाली बाकी की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो बस थोड़ा सा इसको साफ कर दें। तो चलिए अब दोस्तों बात को एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है कि जो ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक अम्ल होता है, ग्लूटामिक अम्ल क्या होता है आपको मालूम है, ये हमारी बॉडी का एक अमीनो अम्ल है। हमारी बॉडी में कितने अमीनो अम्ल होते हैं दोस्तों, तो याद रखना 20 होते हैं, मैंने बताया था, जिसमें से 10 तो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, और 10 हमें कहां से मिलते हैं दोस्तों, खाने पीने से मिलते हैं, भोजन से मिलते हैं। तो यहां पे लिखा है दोस्तों ग्लूटामिक अम्ल, ये ग्लूटामिक अम्ल की जगह आ जाता है दोस्तों वैलीन। क्या है दोस्तों, वैलीन। अब ये वैलीन क्या है, तो ये भी एक अमीनो अम्ल है। मतलब ये कि ग्लूटामिक एसिड की जगह ले ली किसने, वैलीन ने ले ली। इस वजह से बॉडी में क्या प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि जो आरबीसी गोल थी वो अब गोल नहीं थी, रह गई, वो हो गई इस तरीके की, और बॉडी में जितनी ऑक्सीजन जानी चाहिए, जितनी ऑक्सीजन हमारे ब्लड में बहनी चाहिए उतनी नहीं बह पाई, और उस वजह से क्या हुआ कि रोगी की डेथ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है सिकल सेल एनीमिया आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन भाई आपके लिए आज मैं आपको जरूर पूछूंगा, और अगर आप ये आंसर मुझे बताएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। इसके लिए आप किसी भी तरीके की हेल्प ले सकते हैं, गूगल की ले लो या फिर किसी की भी ले लो, लेकिन मुझे आंसर देना। आंसर थोड़े से अच्छे लेवल का है, अच्छा मतलब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, थोड़ा डीप आपको स्टडी करनी पड़ेगी। मुझे ये बताइए कि अगर 20 अमीनो एसिड हैं बॉडी के अंदर, जिसमें से 10 तो हमारे बॉडी में पहले से हैं और 10 हमने खाने पीने से प्राप्त किए, समझ में आ गई बात, तो ये बताओ कि ये ग्लूटामिक अम्ल जो और वैलीन,
ठीक है, ये दोनों कौन से वाले हैं, मतलब ये कि ये हमारे बॉडी में पहले से ही बन रहे हैं या फिर ये हमें खाने पीने से प्राप्त हो रहे हैं, ये बात हमें आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन मुझे पता है थोड़ा सा डीप है, इसलिए सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है विकासवाद का सिद्धांत। अब विकासवाद का क्या मतलब है तो आप सबको मालूम होना चाहिए दोस्तों, एक नाम बहुत अच्छा नाम है और वो नाम है चार्ल्स डार्विन का। तो याद रखना विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था कि विकास होता रहेगा अगर हम संघर्ष करते रहेंगे, तो ये हमें जो सिद्धांत दिया था ये किसने दिया था, डार्विन जी ने दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों सूरजमुखी का कुल। जो सूरजमुखी जो पुष्प होता है, जो पूरा पौधा है, तो वो किस कुल के अंदर आ रहा है, मतलब किस फैमिली के अंदर आ रहा है। तो याद रखना दोस्तों, एक फैमिली होती है जिसका नाम होता है कंपोजिटी। क्या नाम है, कंपोजिटी। तो याद रखें इस फैमिली के अंदर आता है हमारा सूरजमुखी। ठीक है, इतनी बात बहुत है इसके लिए, वीडियो को लंबा नहीं होने दूंगा मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों अविकसित बच्चे को जन्म। तो याद रखना अविकसित बच्चे को जन्म हमेशा कौन देता है, तो कंगारू देता है दोस्तों। याद रखना, आपको पता भी है उसके पेट में एक थैला होता है, तो उसमें ही वो उस बच्चे को रखता है और वो बच्चा अविकसित होता है क्योंकि उसका पूरा विकास उस थैले के अंदर ही होता है फिर बाद में। तो याद रखें अविकसित बच्चे को जन्म कौन देता है दोस्तों, तो कंगारू देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब लिखा है दोस्तों नर में जनन में सहायक हार्मोन। तो ऐसा हार्मोन जो किसी मेल में, जैसे कि आप जानते हैं मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको 2 फीमेल हार्मोन के बारे में बताया था, जिसमें पहला था एस्ट्रोजन और दूसरा था प्रोजेस्टेरोन। लेकिन आज क्वेश्चन क्या आ गया कि नर में जनन में सहायक हार्मोन, जो नर में सहायक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखना दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन। क्या बोलते हैं दोस्तों, एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं। तो वो हमेशा नर में जनन में सहायता करते हैं। क्या नाम बोला, फिर से बोलो, एंड्रोजन। ठीक है, चलो आगे बढ़ो दोस्तों। लिखा है केवल नर की ग्रंथि, मतलब एक ऐसी ग्लैंड का नाम बताना है जो केवल और केवल नर में हो, मादा में नहीं हो। तो आपको मालूम होना चाहिए इसका उत्तर होता है दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या नाम होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि। याद रखना प्रोस्टेट ग्रंथि हमेशा ऐसी ग्रंथि है, आप जानते हो कि जो नर होता है इसमें बनता है वीर्य। क्या बनेगा, वीर्य, जिसको आप बोलते हो सीमन। तो याद रखना वो वीर्य का अबाउट लगभग 25% जो पार्ट होता है वो हमेशा कहां पे बनता है दोस्तों, इस प्रोस्टेट ग्रंथि में ही बनता है। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि ये ग्रंथि केवल और केवल किसके पास होती है, तो नर के पास होती है। चलो आगे बढ़ो। एक साथ 2 टर्म दिए गए हैं दोस्तों। पहला टर्म है ट्यूबेक्टोमी और दूसरा टर्म है वैसेक्टोमी। ये दोस्तों दोनों टर्म नसबंदी के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोसेस की जाती है जिससे फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, जिससे निषेचन ना हो पाए नर और मादा के युग्मकों का। तो याद रखना उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नसबंदी बोलते हैं। और याद रखें अगर वो नसबंदी किसी मादा में हुई है, किसी फीमेल में हुई है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। और अगर वो नसबंदी किसी नर में हुई है, मेल में हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नर नसबंदी क्या कहलाती है, वैसेक्टोमी, और मादा नसबंदी क्या कहलाती है, ट्यूबेक्टोमी। चलो आगे बढ़ो यार, बस 3 और रह गए, खत्म करते हैं बात को। लिखा है दोस्तों बिना पुष्प वाले पौधे। तो याद रखना मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था कि ऐसे पौधे जिनमें पुष्प लगते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आवृत बीजी एंजियोस्पर्म्स, और जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं दोस्तों तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अनावृत बीजी। क्या कहते हैं, अनावृत बीजी, जिसको आप लोग कहते हो जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, अनावृत बीजी। ठीक है दोस्तों, 2 पॉइंट और रह गए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाओ। लिखा है दोस्तों कैरिकोजेंथिन, ध्यान से रखना, इसलिए नाम ध्यान से सुनो क्योंकि इसके बाद वाला बिल्कुल इसी जैसा है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो। क्या लिखा, कैरिकोजेंथिन। तो याद रखना दोस्तों ये एक पिगमेंट का नाम है। क्या नाम है, पिगमेंट का नाम है, एक वर्णक का नाम है, एक ऐसे पदार्थ का नाम है जो कि किसी को कलर प्रोवाइड करता है। तो याद रखना जो पपीते में जो पपीता होता है उसमें जो पीला रंग होता है, येलो कलर होता है, वो किसके कारण होता है, तो उसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, कैरिकोजेंथिन के कारण होता है। और इसके बाद ही क्वेश्चन लिखा है दोस्तों
कैप्साइनिन। क्या लिखा है? कैप्साइनिन। तो इस कैप्साइनिन से आप समझ लो कैप्सिकम की बात हो रही होगी। किसकी बात हो रही है? कैप्सिकम। और कैप्सिकम क्या होता है? मिर्च। ठीक है, जो हमारी मिर्च होती है, जो जिसे आप खा के सीसी सीजी करते हो, तो सीसीसी जो होती है वो क्यों होती है? मतलब ये कि मिर्च खाने के बाद हमें इतनी तेजी से प्रॉब्लम क्यों होने लगती है कि मम्मी पानी लाओ, कि मुझे चीनी खिलाओ, मुझे मिठाई चाहिए। तो ये सब क्यों होता है? इतनी ज्यादा तीक्ष्ण क्यों होती है, तीखी क्यों है? तो वो तीखे होने का कारण ही क्या है दोस्तों? कैप्साइनिन। क्या कारण है? कैप्साइनिन। और ये कैप्साइनिन ऐसे याद कर लो कि जो मिर्च होती है उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? आपको मालूम होना चाहिए, कैप्सिकम एनम। क्या नाम है? कैप्सिकम एनम। तो वो कैप्सिकम से कहां से निकल आया? कैप्साइनिन से निकल आया दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरे 25 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, और आज ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर और अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपके लिए इस वीडियो को एंड करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।